हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, जिसमें हमने इसका पहला पार्ट हमने किया था, जिसमें हमने दो हेडिंग्स कवर की थी कि किस तरह से व्यापारी जो थे वो रेशम मार्ग का इस्तेमाल करते थे और उसके बाद में धर्म उपदेशकों ने भी उसी मार्ग का इस्तेमाल किया पूरी दुनिया में आने जाने के लिए। उसी में नेक्स्ट पार्ट है हमारा भोजन की यात्रा, स्पेगेटी और आलू। देखिए, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो सिर्फ लोग एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाते हैं, ये हमने पहले वाले पार्ट में भी डिस्कस किया था, वो अपने साथ में अपने खाने की चीजें भी ले जाते हैं। तो जब बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे मुसाफिर नए नए देशों में जाते थे तो वो वहाँ की जो फसलें होती थी वहाँ पर उनके बारे में जानते थे। और वो जो उनके अपने देश की फसलें हुआ करती थी, जो उनके अपने देश का खाना हुआ करता था, वो सफर में खाने के लिए साथ में ले जाया करते थे। तो इस तरह से जब एक व्यापारी, मान लीजिए कोई व्यापारी भारत से कहीं पर जा रहा है, जब वो निकल रहा है यहाँ से तो उसने अपने साथ में खाने के लिए आम रख लिए, क्योंकि भारत में आम पाए जाते हैं। वो किसी ऐसे देश में गया जहां पर आम नहीं पाए जाते थे, उसने वहां पर आम खाया और आम की गुठली वहीं फेंक दी। तो अब उस गुठली से वहां पर पेड़ निकल आएगा और इस तरीके से उस देश में भी आम पहुंच जाएंगे। या अगर मान लीजिए पेड़ नहीं भी निकलेगा, तो वो जब आम का वहां पर वो आम खाएगा तो उस देश में लोगों ने आम देखे ही नहीं है, वहां पर आम होते ही नहीं है, तो इस तरह से उस देश के लोगों को आम के बारे में पता चल जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे खाने हैं जो एक देश से दूसरे देश पहुंचे हैं। आज हम डिफरेंट तरह के खाने खाते हैं अपने देश के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे जगह जगह चाइनीज फूड है, इटालियन फूड है, और ये इस तरह के रेस्टोरेंट्स खुले हुए आपको मिल जाएंगे। तो वो क्या है, एक देश से दूसरे देश में लोगों के आने जाने के साथ साथ में उनके खाने भी एक दूसरे के साथ पहुंच रहे हैं। तो इंडिया में ऐसे बहुत सारी फसलें आई, जैसे कि आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। ये सारे जो खानों का जिक्र ऊपर हुआ है, खाने की चीजों का जो ऊपर जिक्र हुआ है, ये सारी हमारे पास पहले 500 साल पहले नहीं थी। ये सारी चीजें यूरोप और एशिया में पहुंचे क्रिस्टोफर कोलंबस। तो गलती से उन्होंने क्या किया था, वो इंडिया के लिए निकले थे और अमेरिका पहुंच गए थे। तो वह अज्ञात महाद्वीप में पहुंच गए, जिसके बाद में अमेरिका का नाम से जाना जाने लगा। तो उस देश के अंदर ये सारी चीजें, उस महाद्वीप के अंदर ये सारी फसलें पाई जाती थी, वहां से वो ये फसलें लेकर आए। तो हमारे बहुत सारे जो खाद्य पदार्थ हैं, बहुत सारी खाने की चीजें जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो 500 साल पहले हम इस्तेमाल नहीं करते थे। वो एक्चुअल में जो अमेरिका के मूल निवासी हैं, जो मतलब बेसिकली अमेरिका के रहने वाले लोग हैं, जिनको हम अमेरिकन इंडियन कहते हैं, उनसे हमारे पास में आई हैं। या रेड इंडियंस कहा जाता है उनको, जो अमेरिका के पुराने निवासी हैं, जो ब्रिटिशर्स के अमेरिका जाने से पहले अमेरिका में रहते थे। कई बार नई फसलों के आने से जीवन में जमीन आसमान का फर्क आ जाता था। साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की जिंदगी आमूल रूप से बदल गई थी। देखिए, अब आलू पहले यूरोप में नहीं था, लेकिन जब कोलंबस अमेरिका गए, वहां उन्होंने आलू देखा और वो आलू लेकर यूरोप में आए। फिर यूरोप में आलू की खेती शुरू हुई। तो उस आलू की खेती से यूरोप की जिंदगी, जो यूरोप के गरीब लोग थे, उनकी जिंदगी बदल गई थी। उनका भोजन बेहतर हो गया था, उनकी उम्र बढ़ने लगी थी। उम्र क्यों बढ़ जाएगी? अगर आपको प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा, सही से पोषण आपको नहीं मिलेगा, तो आपकी उम्र कम हो जाएगी, लोगों का इंतकाल जल्दी हो जाएगा। और अगर सबको खाना अच्छे से मिलेगा तो उनके अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी उतनी ही अच्छी हो जाएगी। जब खाना अच्छा मिलेगा तो उनकी उम्र भी ज्यादा हो जाएगी। तो आयरलैंड के अंदर, आयरलैंड के जो गरीब काश्तकार थे, आयरलैंड बिल्कुल इंग्लैंड के बराबर में है, अगर अमेरिका की तरफ से आएंगे तो इंग्लैंड से भी पहले पड़ेगा आयरलैंड। आयरलैंड के जो गरीब काश्तकार थे, यानी कि जो गरीब किसान थे आलू के, वो सॉरी आयरलैंड के, वो आलू पर इस हद तक डिपेंड हो गए थे, इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि जब एक मर्तबा आलू की फसल खराब हो गई, आप अपनी बुक में पढ़ सकते हैं, जब 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई तो लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। मतलब वहां के लोग आलू पर इतना ज्यादा डिपेंड हो गए थे, वो आलू ही खाया करते थे उनकी। और इस जब जाहिर सी बात है, खाया आलू जाएगा तो उगाया भी आलू ही जाएगा। तो बहुत बड़ी अमाउंट में वो लोग आलू उगाया करते थे। और 1840 में
आलू की फसल में कोई बीमारी लग गई और उसकी वजह से वो पूरी फसल खराब हो गई, तो वहां पर लाखों लोग भूख की वजह से मर गए। विजय, बीमारी और व्यापार। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी विजय, बीमारी और व्यापार। 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया और वो पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुंचे, तो पूर्व आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। देखिए, पहले हमें अमेरिका नहीं पता था, कोलंबस अमेरिका पहुंच गए, तो जब वो 16वीं सदी में जब यूरोप के जो जहाजी लोग थे, जो जहाज चलाया करते थे, उन्होंने एक तो एशिया तक का रास्ता ढूंढा, समुद्री रास्ता। पहले क्या था, यूरोप से एशिया आने के लिए, यूरोप से इंडिया वाली साइड में आने के लिए टर्की और फिर ईरान और फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले एरिया को कवर करके इस एरिया में आया जाता था। ठीक है, और उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं पता था, ये जमीन का रास्ता था। यूरोप से अगर आप निकलेंगे, खास तौर पर अगर आप इंग्लैंड से या लंदन से निकलेंगे या फ्रांस से या जर्मनी से निकलेंगे, तो बीच में कई सारी कंट्रीज को क्रॉस करते हुए आप टर्की आएंगे, टर्की के बाद आप ईरान आएंगे, ईरान के बाद आप पाकिस्तान आएंगे, फिर इंडिया आएंगे। इस तरह से ये रास्ता है जमीन का, जिस जो पहले लोग इस्तेमाल करते थे, और उनको नहीं पता था कि समुद्र के रास्ते से इंडिया कैसे पहुंचा जाए या एशिया कैसे पहुंचा जाए। तो 16वीं सदी में जो यूरोप के जहाजी थे, उन्होंने वो रास्ता ढूंढ लिया। वो रास्ता क्या था, पूरा अफ्रीका के नीचे से पूरा घूमते हुए, अफ्रीका के महाद्वीप से घूमते हुए एशिया तक आना, वो रास्ता उन्होंने ढूंढ लिया। जब उन्होंने वो रास्ता ढूंढ लिया तो फिर, और फिर दूसरी साइड में अमेरिका मिल गया, तो जो उनका जो यूरोपियन वर्ल्ड था, जिसको वो आधुनिक विश्व कह रहे थे, वो बहुत छोटा दिखाई देने लगा। जाहिर सी बात है, यूरोप है ही कितना सा दुनिया के सामने। इससे पहले कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही थी। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको वो पूरा मैप दिखा पाऊँ जिसकी यहाँ पर बात चल रही है। हम इस मैप की बात कर रहे थे। पूरा वर्ल्ड मैप अगर आप देखते हैं तो ये आपका यूरोप है, और खास तौर पर ये आपका आयरलैंड है, जिसका अभी जिक्र हुआ था। वहाँ के किसान बहुत ज्यादा मात्रा में आलू उगाने लगे थे। ये आपका यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, और फिर उसके अलावा फ्रांस है, स्पेन है। ये सारा यूरोप के देश आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अगर पहले का जो रास्ता था वो ये था कि आपको यहाँ से होते हुए यूरोप, टर्की से, ईरान से होते हुए इंडिया आना है, और अगर इधर जाना है तो दूसरी साइड में पूरे एशिया में निकलने के लिए ये रूट था। उसके बाद जब समुद्री रास्ते की खोज हुई, तो लंदन से और इधर इस एरिया से होते हुए पूरा नीचे से घूमते हुए ये आपका दूसरा नया रास्ता खोजा गया। ये जो आपका ओशियन है, जिसको हम कहते हैं लाल सागर, यहाँ से जो है पहले से ही इन इन इस रास्ते से होते हुए इन चीजों के बीच में पहले से ही व्यापार चल रहा था। इंडिया और अरब के बीच में पहले से ही व्यापार चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर तो बीच में, समुद्र के बीच में कुछ लंबा जाना नहीं है, डायरेक्टली रास्ता है। ये सारे जो है चीजें जो थी वो पहले से यूज हो रही थी, जिसको हम कहते हैं अरेबियन सी के अंदर पहले से व्यापार चल रहा था। इधर आपकी बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर भी मलेशिया से, भारत के और दूसरे देशों के जो थे रास्ते बने हुए थे, या कहिए कि उनके बीच में जहाज चला करते थे पानी के। लेकिन ये रास्ता इंग्लैंड से सीधा यूरोप से पूरा अफ्रीका घूमते हुए एशिया आना, ये एक नया रास्ता खोजा गया था, और ये एक लंबा रास्ता था। ठीक है, तो इस चीज की बात चल रही है कि किस तरह से वो नया रास्ता खोजने पर क्या चेंजेस आए। तो जब उन्होंने एक नया रास्ता खोज लिया, तो बिल्कुल एक अम, नई दुनिया उनके सामने आ गई। नया एक पूरा रूट सामने आ जाने से पूरा बाजार सामने आ गया। इससे पहले कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही थी। ये सारी चीजें जो थी ये पहले से चल रही थी। भारतीय उपमहाद्वीप इन प्रवाहों के रास्तों में एक अहम बिंदु था। पूरे नेटवर्क में इस इलाके का भी भारी महत्व था। देखिए, जब लोग इतनी दूर से आते थे हिंद महासागर को क्रॉस करते हुए, तो वो इंडिया में जरूर रुकते थे। वो पूरे इस नेटवर्क में, पूरे रास्ते में इंडिया जो था वो एक अहम पड़ाव था, उसका एक अलग ही इंपॉर्टेंस था। यूरोपीय
के दाखिले से ये आवाजाही और बढ़ने लगी और इन प्रवाहों की दिशा यूरोप की तरफ भी मुड़ने लगी। अब जब यूरोपियंस वहां पर आ गए, इंडिया आने लगे, तो फिर जो लोग पहले से इंडिया से व्यापार करते थे उनके लिए भी एक नया रास्ता बना कि वो भी यूरोप जा सकते थे। अपनी खोज से पहले लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। ये जो यहाँ पर लिख दिया गया लाखों साल, इससे बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे, मैं भी एग्री नहीं करता हूँ। किसी को क्या पता था कि था या नहीं था? बहुत टाइम तक, हो सकता है बहुत पहले लोग अमेरिका को जानते हों, अगर वहां पर इंसान रह रहे थे तो जाहिर सी बात है वहां पर भी इंसान पहुंचे होंगे। एक पूरा डिबेट का टॉपिक हो जाएगा ये। अपनी खोज से पहले अमेरिका का बाकी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं था, क्योंकि अमेरिका और बाकी दुनिया के बीच में जो जमीन का जो कांटेक्ट है वो बहुत कम है, सिर्फ अलास्का और रशिया के बीच में है। ये भी आपको बात तब समझ में आएगी जब आप वर्ल्ड मैप देख कर पढ़ेंगे। लेकिन अमेरिका और बाकी दुनिया के बीच में जो है बहुत बड़ा एक समुद्र है जिसको हम कहते हैं अटलांटिक ओशियन। तो वो जो अटलांटिक ओशियन है वो पूरी दुनिया को और अमेरिका की जमीन को अलग अलग करता है, इसलिए उस हिस्से के बारे में हम जानते नहीं थे। लेकिन 16वीं सदी से उसकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें और खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रंग रूप बदलने लगे। अब जब हमें एक बहुत बड़ी जमीन मिल गई तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी जमीन मिलेगी तो वहां हम बेहिसाब फसलें उगाएंगे, बहुत सारी फसलें हमें वहां ऑलरेडी मिलेंगी, और उस जमीन में से हम खनिज पदार्थ निकालेंगे। तो वो जो खनिज पदार्थ उसमें से निकलेंगे और वो फसलें जो उस पे उससे हमें मिलेंगी, उससे जाहिर सी बात है हमारा जीवन बदल जाएगा। तो जो लोग उस चीज को निकाल रहे थे वो यूरोपियंस थे, यूरोप के अलग अलग देशों के लोग थे, खासतौर पर फ्रांस के लोग थे और यूनाइटेड किंगडम यानी कि लंदन इंग्लैंड के लोग थे। तो उनकी जिंदगी वहां पर उससे बदल रही थी। आज के पेरू और मेक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुओं, खासतौर से चांदी, ने भी यूरोप की संपदा को बढ़ाया। देखिए, ये एक बहुत ही कड़वा सच है जो यूरोप के सिलेबस में पढ़ाया नहीं जाता है। यूरोप ने पूरी दुनिया को लूटकर अपने यहाँ भरा है, और आज भी वो अफ्रीका को लूट कर अफ्रीका से बहुत बड़ी अमाउंट में मिनरल्स निकालकर, खनिज पदार्थ निकालकर अपनी जीडीपीस को बढ़ा रहे हैं या अपनी इकोनॉमीज को चमका रहे हैं। और दूसरा देश जो है वो गरीब है, उसके अंदर लोग भूखे मर रहे हैं, फाकों से मर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये सब एक अलग ही कहानी खुलती है अगर आप इस पूरे उसको पढ़ें। बहरहाल आपकी बुक में सिर्फ इतना छोटा सा लिखा हुआ है कि जो आज का जो पेरू है, एक कंट्री है पेरू, वो भी अमेरिका के ही अंदर है। और मैक्सिको, मैक्सिको और पेरू के अंदर जो धातुएं निकल रही हैं, कीमती धातुएं निकल रही हैं, खासतौर पर चांदी निकल रही है, बाकी वहां पर दूसरी धातुएं भी निकलेंगी जो कीमती धातुएं हैं, जैसे कि सोना है, जैसे कि प्लेटिनम है, और दूसरी बहुत सारी धातुओं के आप नाम ले सकते हैं जो वहां से हमें मिल रही हैं। तो खासतौर पर चांदी निकल रही है, वो चांदी सारी कहाँ जा रही है? वो निकालने वाले, जमीन से चांदी निकलवाने वाले जो लॉर्ड्स हैं और जो लोग हैं वो कौन है? वो यूरोप के लोग हैं, वो इंग्लैंड के लोग हैं। तो वो सारी की सारी चांदी कहाँ जा रही है? यूरोप जा रही है, जिससे क्या बढ़ रहा है? यूरोप की दौलत बढ़ रही है, और पश्चिम एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार को गति प्रदान की। तो जब एक जगह से आपको चांदी मिल रही है, सामने से बहुत बड़ी अमाउंट में चांदी आपके पास आ रही है, तो आप क्या करेंगे? आप उस चांदी से सामान खरीदेंगे, और जब सामान किसी से आप खरीदेंगे तो आपका व्यापार उनके साथ बढ़ जाएगा। तो यूरोप अमेरिका से चांदी निकाल रहा है, और उस चांदी से, उस दौलत से जो है वो पश्चिमी एशिया के साथ में अपने व्यापार को बढ़ा रहा है। 17वीं सदी के आते आते पूरे यूरोप में दक्षिणी अमेरिका की धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे थे। अब जाहिर सी बात है 16वीं सदी में आपको एक द्वीप मिला है, आपने उससे दौलत निकालना शुरू कर दी है, तो 100 साल में 17वीं सदी तक अमेरिका के बारे में, अमेरिका के अंदर जितनी जितनी प्रॉस्पेरिटी थी, जितनी धन संपदा, यानी कि वहां पर इतनी चीजें थी जमीन के अंदर कि उससे बहुत दौलत बन रही थी, उसके किस्से जो थे वो अलग तरह तरह के किस्से उसके बारे में बनने लगे। इन्हीं कहानियों की बदौलत वहां के लोग एल डोराडो को सोने का शहर मानने लगे, और उसकी खोज में बहुत सारे खोजी अभियान शुरू हो गए। तो वहां पर जो एक शहर था एल डोराडो, उसके बारे में ये माना गया कि वो सोने का शहर है, यानी कि उसके अंदर बहुत सारा सोना है उसकी जमीन में। और उस सोने की खोज में बहुत सारे लोगों ने खोजी अभियान शुरू कर दिए। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था। अब जब 16वीं सदी आई तो पहले पुर्तगाली सेनाएं जीतने लगी, स्पेन की सेनाएं जीतने लगी। पुर्तगाल
आयरलैंड के नीचे, बहुत नीचे, और स्पेन की बिल्कुल बराबर में समुद्री शहर है। स्पेन का जो एक पूरा साइड है समुद्र की, वो पुर्तगाल ही ने कवर की हुई है, और उसके बराबर में स्पेन है। आइए देखते हैं अगर मिल जाए तो। ये देखिए, अभी हमने पेरू का जिक्र किया था, ये पेरू है, ये मैक्सिको है, और ये पेरू बड़ा होकर यहाँ पर आगे लार्ज हो गया। ऐसे ही ये स्पेन है, और स्पेन के बराबर में ये छोटा सा जो ग्रीन आपको दिख रहा है, ये पुर्तगाल है। तो स्पेन और पुर्तगाल की जो सेनाएं थी, वो अब जीतने लगी। 16वीं सदी में वो सेनाएं जीतने लगी। उससे पहले उनका इतना दबदबा नहीं था। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। यानी कि वो सेनाएं अमेरिका गईं, और उन्होंने अमेरिका की जमीन को कब्जा कर लिया, और वहां पर अपनी कॉलोनीज बसा ली, अपना उपनिवेश बना लिया उसको, यानी कि अमेरिका में निवेश करना स्टार्ट कर दिया। वहां से वहां की जमीन पर कब्जा कर लिया। यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीतती थीं। स्पेनिश सेनाओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं। ये हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे, जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे थे। अब देखिए, स्पेन के अंदर एक बीमारी थी चेचक, जो अमेरिका में नहीं थी। जब ये स्पेन के लोग, स्पेन की सेना अमेरिका गई, तो इनके साथ साथ में इनकी बीमारी भी वहां चली गई। लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी। तो अब चूंकि अमेरिका के लोग पूरी दुनिया से अलग रहते थे, तो बाकी दुनिया में जो बीमारियां चल रही थी, उनके पास उन बीमारियों से लड़ने की क्षमता नहीं थी। किनके पास? अमेरिका के लोगों के पास। तो जब ये सेना एक बीमारी लेकर वहां पहुंची, तो वो लोग उस बीमारी के कारण मर गए। तो एक स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुई। एक बार संक्रमण, यानी कि एक बार जब बीमारी शुरू हो गई, तो ये बीमारी जो थी पूरे महाद्वीप में फैल गई, पूरे अमेरिका में फैल गई। जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंचे थे, वहां के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। जब अमेरिका के लोग एक दूसरे से मिल रहे थे, तो जहां जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंचे थे, वहां पर भी ये बीमारी फैल रही थी। इससे इसने पूरे के पूरे समुदायों को खत्म कर डाला। तो जितनी बड़ी बड़ी अमाउंट में उनकी कॉलोनीज बसी हुई थी, अमेरिकन जो रह रहे थे पहले से, जो अमेरिका के लोग थे, जो रेड इंडियंस थे जो वहां रह रहे थे, वो बहुत बड़ी बड़ी तादाद में वो मरने लगे। इस तरह से घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान होता चला गया। जब एक देश के लोग ही मर जाएंगे, तो सेना किससे लड़ेगी? तो जो घुसपैठी सेना थी, जो उस देश में घुसने वाली सेना थी, उसको लड़ने का मौका ही इतना ज्यादा नहीं मिला। वो तो लोग अपने आप बीमारी से मर रहे थे, उनकी जीत का रास्ता आसान हो जा रहा था। बंदूकों को तो खरीद कर या छीन कर हमलावरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता था, पर चेचक जैसी बीमारियों के मामले में तो ऐसा नहीं किया जा सकता था। यहाँ पर ये कहने की कोशिश की जा रही कि ये जो स्पेन की जो सेना थी, जो बंदूकें लेके वहां जा रही थी, अगर वहां के लोग इनसे लड़ना चाहते, तो शायद बंदूकें इस्तेमाल करके वो इनसे छीन कर वो इनसे लड़ सकते थे। लेकिन जब ये चेचक की बीमारी वहां लेके गए, तो उस बीमारी का उन लोगों के पास में कोई इलाज नहीं था। तो वो सिर्फ इस बीमारी से मर ही सकते थे, और उनकी बॉडी के अंदर उस रोग से लड़ने की क्षमता नहीं थी। लेकिन जो हमलावर थे, जो स्पेन के लोग थे या यूरोप के लोग थे, उनके अंदर वो क्षमता पहले से मौजूद थी, क्योंकि वो उस बीमारी से पहले से जूझ रहे थे। 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख का ही साम्राज्य था। शहरों में बेहिसाब भीड़ थी, और बीमारियों का बोलबाला था। धार्मिक टकराव आम थे। धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा कड़ा दंड दिया जाता था। मतलब ऐसे लोग जो धर्म के तरीकों को नहीं मानते थे, उनको धर्म को नहीं मानते थे, उनको बहुत सख्त सजा दी जाती थी। तो देखिए, यूरोप 19वीं सदी तक, यानी कि 1801 1802 से लेकर 1899 तक की अगर आप बात करें, तो उस टाइम पर यूरोप में गरीबी थी, भूख थी, शहरों में बहुत लोग थे, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, आबादी बहुत ज्यादा थी, और बीमारियां बहुत थी। और वहां पर धार्मिक टकराव होते थे। वहां के जो लोग थे, वो आपस में धर्म की वजह से लड़ते रहते थे। इस वजह से हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका जाने लगे। तो जब एक नया पूरी जमीन उनको मिल गई, तो उन्होंने क्या किया, वो यूरोप से निकले और अमेरिका चले गए। 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़कर लाए गए गुलामों को काम में झोंककर यूरोपीय बाजारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा था। अमेरिका का इस्तेमाल यूरोप के लोग ऐसे करते थे कि देखिए, हम ये जानते हैं, भारत में यूरोप के लोग या ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1603 में आ गई थी। तो 17वीं सदी से वो भारत में है। इसी तरीके से अफ्रीका के कई देशों पर कब्जे कर चुके थे। कई अफ्रीका की बहुत बड़ी बड़ी आबादियां और बहुत बड़ी बड़ी जमीन उनके अंडर में थी। तो जब इतनी बड़ी अमाउंट में आपका किसी देश पर कब्जा है, तो वहां के लोगों को पकड़कर
यूरोप के लोग अफ्रीका और भारत के लोगों को पकड़कर, भारत के लोगों को इतनी बड़ी तादाद में नहीं, बहुत कम तादाद में, लेकिन ज्यादातर अफ्रीका के लोगों को पकड़कर यूरोप में ले जाकर बेच दिया जाता था। वो गुलामों की तरह वहां पर खेतों में काम करते थे और कपास का और चीनी का उत्पादन करते थे। ये कपास और चीनी यूरोप के बाजारों में जाकर बिकती थी। ऐसा नहीं है जैसे ऊपर लिखा गया है कि उसमें बहुत गरीबी और भूख का ही साम्राज्य था, तो ये था, लेकिन ये किसके लिए था? गरीबों के लिए। लेकिन अमीर बहुत मजे कर रहे थे, जिनके पास बहुत पैसा था, बहुत दौलत थी। 18वीं शताब्दी, इस चीज को आप कनेक्ट करें वहां पर जहां पर फ्रांस में क्रांति आई थी। 18वीं शताब्दी का समय, काफी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। तो अब देखिए उस 18वीं सदी यानी कि 1701 से लेकर 1800 तक, पूरा ये जो टाइम पीरियड है 100 साल का, उस 18वीं शताब्दी का काफी समय बीत जाने के बाद भी, यानी कि मान लीजिए 1710 में भी, 1720 में भी, 1730 में भी और 40 में भी, काफी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। एक तो देखिए हमारे पास बहुत बड़ी जमीन थी, उसके अलावा बहुत लंबे टाइम पीरियड तक जो मुगल एम्पायर था वो इस्टेब्लिश रहा था, और उन्होंने व्यापार को बहुत बढ़ावा दिया था। यहाँ पर बहुत सारी चीजों का मैन्युफैक्चर हो रहा था। और जो एक तरीके से अगर आप स्टडी करेंगे बेसिक लेवल पर, तो गांव जो थे वो आत्मनिर्भर थे। हमें कोई चीज बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं थी, तो हमारे पास बहुत दौलत थी। ऐसे ही चीन के पास भी बहुत दौलत थी। तो ये दो देश जो थे ये दुनिया के सबसे धनी देशों में गिने जाते थे। आपने सुना होगा भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। एशियाई व्यापार में भी उन्हीं का दबदबा था, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करना शुरू कर दिए और वो दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा। चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा। अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। तो 15वीं सदी के बाद क्या हुआ कि चीन ने अपने ताल्लुकात दूसरे देशों के साथ कम करना शुरू कर दिया, यानी कि उन्होंने अपना व्यापार जो था वो कम से कम करना शुरू कर दिया। पीछे हम पढ़ के आए, सिल्क रूट बनाया था चीन ने, रेशम मार्ग बनाया था, उससे होकर रेशम पूरी दुनिया में जाया करता था। तो उसके बाद अभी आपको ये बताया जा रहा है कि 15वीं सदी के बाद से जो था वो दूसरे देशों के साथ में चीन ने व्यापार कम करना शुरू कर दिया, अपने संबंध कम कर लिए, और वो पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा। जब चीन की ये भूमिका कम होती चली गई, चीन की मार्केट से कोई चीज बाहर नहीं निकली, और उधर अमेरिका खोजा जा चुका था, अमेरिका के अंदर चीनी उगाई जा रही थी, कपास उगाया जा रहा था, और बहुत सारी चीजें उगाई जा रही थी, और अमेरिका के कई देशों से जो है खनिज पदार्थ निकल रहे थे। वहां की खानों से बहुत बहुत कीमती धातुएं निकल रही थी। तो उससे क्या हुआ कि जो विश्व बाजार का जो केंद्र था, विश्व व्यापार का जो केंद्र था, वो भारत और चीन से हटकर पश्चिम की तरफ खिसकने लगा, यानी कि यूरोप की तरफ जाने लगा। और कुछ टाइम के बाद में यूरोप ही पूरी दुनिया के व्यापार का, विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। यहाँ पर आपको एक चित्र दिया हुआ है, गुलामों की खरीद फरोख्त। एक एक रास्ते में लोग खड़े हुए हैं। न्यू ऑरलियांस इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 1851, 1851 की तस्वीर है, जब एक लाइन में गुलाम खड़े हुए हैं और कुछ लोग उनको खरीदने के लिए आ रहे हैं। अब आ जाती है 19वीं सदी, 19वीं शताब्दी। 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदलने लगी। आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक्स, पैसों के मामलात, राजनीतिक यानी कि पॉलिटिक्स, और सामाजिक यानी कि सोशल, सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल, और तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजिकल कारकों ने पूरे के पूरे समाजों की काया पलट कर दी और विदेश संबंधों को नए ढर्रे में ढाल दिया। अब देखिए, एक तरफ तो व्यापार बहुत बढ़ रहा था, तो जाहिर सी बात है व्यापार बढ़ेगा तो कुछ लोग बहुत अमीर हो जाएंगे, तो इकोनॉमिक हालात बदल रहे थे, आर्थिक हालात बदल रहे थे, लोगों के पास पैसा आ रहा था, राजाओं वाला सिस्टम खत्म हो रहा था। आप पीछे से पढ़ के आए हैं, फ्रांस की क्रांति आ चुकी थी, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें हो चुकी थी। दुनिया के अलग अलग देशों में क्रांतियां आ चुकी थी। राजनीतिक, यही क्रांतियां जो थी वो राजनीतिक हालात को चेंज करती हैं, पॉलिटिक्स चेंज हो रही थी, सामाजिक हालात चेंज हो रहे थे, सोशल, लोग लोग पढ़ रहे थे, नया एजुकेशन सिस्टम आ रहा था, नई नई चीजें आ रही थी, और पूरी दुनिया एक दूसरे से मिल रही थी, बहुत करीब आ चुकी थी, इसलिए कल्चरल चेंजेस आ रहे थे, सांस्कृतिक चेंजेस आ रहे थे, टेक्नोलॉजी आ गई थी। तो इस चीज ने पूरे के पूरे समाजों को चेंज कर दिया, पूरे समाज को चेंज कर दिया।
और जो विदेशी संबंध थे, दूसरे देशों के साथ में जो संबंध थे, उनको नए ढर्रे में ढाल दिया, बिल्कुल चेंज हो गई सारी चीज। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में तीन तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय यानी कि पूरी वर्ल्ड लेवल पर जो एक्सचेंज हो रहा है, चीजों का जो व्यापार हो रहा है, उसको उन्होंने तीन तरह से कैटेगराइज किया है। इसमें पहला प्रवाह व्यापार का होता है, जो 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुओं के व्यापार तक ही सीमित था। यानी कि उन्होंने पहली कैटेगरी में रखा है चीजों का व्यापार, जैसे कपड़ा या गेहूं आदि। तो 19वीं सदी में खास तौर पर जो है वस्तुओं का व्यापार हो रहा है। दूसरा श्रम का प्रवाह होता है। ठीक है, उन्होंने जो दो चीजें रखी हैं, तीन चीजें रखी हैं, उसमें पहली थी वस्तुएं प्रवाहित हो रही हैं। वस्तुएं प्रवाहित हो रही हैं मतलब एक देश में गेहूं उगाया जा रहा है और दूसरे देश में लेके बेचा जा रहा है। एक देश में कपड़ा बनाया जा रहा है और दूसरे देश में ले जाकर बेचा जा रहा है। तो इस तरह से कपड़ा और गेहूं और दूसरा सामान, कीमती धातुएं एक देश से दूसरे देश की तरफ बह रही हैं, जा रही हैं। ऐसे ही श्रम का प्रवाह हो रहा है, यानी कि लोगों को अपने देश में काम करने को नहीं मिल रहा है। उनके अपने देश में काम की तलाश में जो लोग लगे हुए हैं, उनको अपने देश के अंदर जो है काम नहीं मिल पा रहा है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो वो काम की तलाश में, श्रम की तलाश में दूसरे देशों में जा रहे हैं। तो इस तरह से ये हो रहा है श्रम का प्रवाह, यानी कि मजदूरों का प्रवाह। इंसान बड़ी बड़ी तादाद में दूसरे देशों में काम करने के लिए जा रहे हैं। रामपुर में भी यही हुआ। आप देखेंगे कि आप पुराने लोग बताएंगे कि 1970 तक यहाँ पर इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इतने पक्के घर नहीं थे, सब कच्चे कच्चे घर हुआ करते थे। उसके बाद क्या हुआ, 1970 से लोगों ने दुबई जाना स्टार्ट कर दिया, गल्फ जाना स्टार्ट कर दिया, अरब जाना स्टार्ट कर दिया। तो जब वो लोग अरब गए, जब वो लोग दुबई गए और सऊदी अरेबिया में जाकर उन्होंने काम किया, वहां से उन्होंने पैसे कमाए, तो वो पक्के घर बनने लगे और शहर जो था वो डेवलप हो गया। तो यही सेम चीज यूरोप के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर हो रही है कि एक तो वहां पर सामान जा रहा है, दूसरा ये कि मजदूर जा रहे हैं, तीसरा प्रवाह जो है वो पूंजी का होता है, पैसे का होता है, जिसे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक आदमी जो है वो यूपी के किसी गांव में रहता है, उसके पास बहुत पैसा है। अब अगर वो अपने गांव में पैसा, अपने गांव में उस पैसे से जमीन खरीदता है, तो उसको इतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि गांव की जमीन जो है बहुत टाइम के बाद जाकर उसके रेट्स बढ़ेंगे। और गांव में अगर वो कोई होटल बना देता है तो वो भी इतना ज्यादा नहीं चलेगा। तो उसकी रिस्पेक्ट में अगर वो गांव में नहीं बनाकर वो शख्स अपना वो सारा पैसा लेकर दिल्ली आए और दिल्ली आकर वो एक होटल बना दे, तो दिल्ली में वो होटल बहुत ज्यादा चलेगा। तो इस तरह से उसका निवेश कहाँ हुआ उसके पैसे का, वो शख्स रहता यूपी के किसी गांव में है, लेकिन उसने इन्वेस्टमेंट किया है दिल्ली में। तो ऐसे ही जो दूर दराज इलाकों के लोग थे, उन्होंने क्या किया कि अपने एरिया से निकलकर जहां पर उनको लगा कि हमारा पैसा ज्यादा ज्यादा जल्दी बढ़ सकता है और हम अच्छा व्यापार कर सकते हैं, वहां पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। तो तीन चीजें प्रवाहित हो रही हैं, तीन चीजें एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं। पहली है वस्तुएं, दूसरा है श्रम यानी कि मजदूर यानी कि लोग, और तीसरा है पैसा। ये तीनों तरह के प्रवाह एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जाहिर सी बात है। जहां पर लोग काम कर रहे होंगे, जहाँ पे लोग मजदूरी कर रहे होंगे, वहां पर उनको पैसा चाहिए होगा। जहां पर लोग मजदूरी करके पैसा कमा रहे होंगे, वहीं पर वो अपने खाने के लिए खाना खरीदेंगे, तो वहां उनको खाना भी चाहिए होगा। वहीं पर वो अपने पहनने के लिए कपड़े खरीदेंगे, तो वहां पर उनको कपड़ा भी चाहिए होगा। तो इस तरीके से ये तीनों चीजें जो हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। कभी कभी इन कारकों के बीच मौजूद संबंध टूट भी जाते थे। उदाहरण के लिए वस्तुओं या पूंजी की आवाजाही के मुकाबले श्रमिकों की आवाजाही पर प्रायः ज्यादा शर्तें और बंदिशें लगाई जाती थीं। फिर भी यदि हम इन तीनों प्रवाहों का एक साथ अध्ययन करें तो 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो अगर हम इन तीनों का एक साथ स्टडी करेंगे, इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, इन तीनों प्रवाहों को, इन तीनों फ्लो को एक साथ पढ़ेंगे, चीजों के, पैसे के और मजदूरों के एक जगह से दूसरे आने जाने को एक साथ पढ़ेंगे, तब हम इसको ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।